क्लास 7वीं के स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, हम सामाजिक विज्ञान अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इतिहास विषय के अध्ययन के क्रम में आप देख सकते हैं, ये आपकी इतिहास पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है हमारी विरासत। ठीक है, तो इतिहास विषय के अंतर्गत स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो पर सामग्री आपको मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे जो चैप्टर नंबर 2 है वो है नए राजा और राज्य। नए राजा और राज्य। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का जो पहला वीडियो है उसके अंतर्गत स्टूडेंट्स मैंने आपको कन्नौज के बारे में बताया था, राजा हर्षवर्धन के बारे में बताया था, राजा हर्षवर्धन की जो पूर्व राजधानी है थानेश्वर उसके बारे में बताया था। और स्टूडेंट्स, आपको हर्षवर्धन का समूचा कार्यकाल, उनके द्वारा रचित रचनाएं और हर्षवर्धन के जो राजकवि हैं वाणभट्ट, उनकी रचना हर्षचरितम के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। तो स्टूडेंट्स, अब हम हर्षवर्धन काल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब देखना यह है स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर में आपको आगे क्या कुछ पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपको चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ना है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो शीर्षक हुआ, लेकिन इसमें इसका जो पाठ्य विषय है वो क्या है, इसके संबंध में आपको मैं सविस्तार बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 से संबंधित जो दूसरा वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका जो पाठ्य विषय है वो है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, तो अब तक स्टूडेंट्स आप समझ चुके हैं कि राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई है ना। और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो है वो पुष्यभूति वंश का जो साम्राज्य है वो भी नष्ट हो जाता है, लेकिन कन्नौज का वैभव बना रहता है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कन्नौज इतना इम्पोर्टेंट था उस जमाने में, उत्तर भारत में कन्नौज का इतना ज़्यादा महत्व था कि उस राजधानी को प्राप्त करने के लिए, उसको जीतने के लिए, उस शहर को जीतने के लिए 3 अलग अलग राजवंश के लोग जो हैं वो प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ हाइलाइटेड पंक्तियां हैं, तो उसको आपको देखना है। चौथे लाइन से देखिए, इस समय भारत में 3 नए राजवंशों ने अपनी स्थिति काफी सुदृढ़ कर ली थी। इस समय मतलब कब स्टूडेंट्स? हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, ये राजवंश दक्कन माने दक्षिणी भारत में, दक्कन में राष्ट्रकूट, पूर्वी भारत में पाल तथा मध्य और पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार थे। स्टूडेंट्स, आपको नाम थोड़ा याद करने में तकलीफ होगी, लेकिन इन नामों को आप समझने का प्रयास कीजिए। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, पूर्वी भारत जो बंगाल वाला क्षेत्र है, आज का जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, वहां पे पाल वंश, और पश्चिमी भारत वाला जो क्षेत्र है, राजस्थान वाला क्षेत्र,
और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र वहां पे गुर्जर प्रतिहार। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीनों कन्नौज राज के ऊपर शासन करने के लिए परस्पर लड़ते रहे। स्टूडेंट्स, कौन लड़ते रहे? ये तीन राजवंश लड़ते रहे। एक का नाम राष्ट्रकूट, दूसरे का नाम पाल और तीसरे का नाम गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, इस टकराव को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इस संघर्ष में अंततः गुर्जर प्रतिहार सफल हुए। तो स्टूडेंट्स, मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को एक भारत का आउटलाइन मैप बनाकर उसके माध्यम से मैं आपको इस विषय को अच्छी तरह से समझाऊं। ठीक है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके समक्ष भारत का वर्तमान मानचित्र है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस मानचित्र से क्या कुछ समझ में आता है देखकर स्वयं, और मैं आपको जो समझाता हूं उसे भी आपको सुनना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये भारत का उत्तरी क्षेत्र है जिसको कि हम लोग जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, इधर नीचे देखिए, यहां पे केरल, तमिलनाडु यहां पे है। ठीक है, अब आप ये पूर्वी क्षेत्र में चले जाइए तो यहां आपको अरुणाचल प्रदेश है, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे क्षेत्र हैं। और यहां पे स्टूडेंट्स देखिएगा, ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र है। उसी तरह से स्टूडेंट्स, मैंने लगभग सभी राज्यों को दिखाने का यहां प्रयास किया है। यहां सारे राज्य हैं, आप ध्यान से इसको आप देख सकते हैं। तो इस समूचे क्षेत्र में आप देखिएगा कि विशेष रूप से मैंने फोकस किया हुआ है कन्नौज, यह स्थान देख रहे हैं स्टूडेंट्स। यह स्थान जो है ये कन्नौज हुआ। ठीक है, और यह कन्नौज जो है राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, यह मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए, इसी कन्नौज को अपने बस में करने के लिए, जीतने के लिए तीन अलग अलग राजवंशों ने प्रयास किया। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखिए दक्षिण भारत, यहां आ जाए। स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है आपको? स्टूडेंट्स, अब देखिए आप, जहां पे हमने पॉइंटर से आपको पॉइंट करके दिखा रहा हूं वो स्थान है कन्नौज। ठीक है, अब मैं तीनों राजवंश यानी कि गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, तो उनका जो क्षेत्र था, उन राजाओं का जो क्षेत्र था उसे मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप देखिए राष्ट्रकूट क्षेत्र है ना, देखिए मैं पॉइंटर से आपको दिखा रहा हूं। तो भारत के मानचित्र में आप इस क्षेत्र को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट्स। इसमें कर्नाटक का उत्तरी छोर है, तेलंगाना का कुछ क्षेत्र है, महाराष्ट्र तो लगभग समूचा है, कुछ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है और कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रकूट राजा थे उनका इतिहास में काफी महत्व है स्टूडेंट्स। और राष्ट्रकूटों ने अपनी जो राजधानी है, अपनी राजधानी कर्नाटक राज्य में एक जिला है स्टूडेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं गुलबर्गा। क्या कहते हैं? गुलबर्गा, है ना। तो गुलबर्गा जिले में एक स्थान है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कहते हैं मान्यखेत। क्या कहते हैं? मान्यखेत। तो मान्यखेत जो है वो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कर्नाटक के नक्शे में आप गुलबर्गा को ढूंढ सकते हैं और गूगल
नक्शे में आप चाहें तो मान्यखेत को भी आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप कर्नाटक राज्य में मान्यखेत जो है राष्ट्रकूटों की राजधानी, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। और आपको इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रकूट जो वंश है उसकी जो स्थापना है वो जिस राजा के द्वारा की गई थी, उनका नाम था दंती दुर्ग। क्या नाम था? दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट के बारे में मैं बता दिया स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताता हूं पाल वंश के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए हम लोग पूर्वी भारत चलते हैं, है ना। पूर्वी भारत माने हमारे झारखंड राज्य से पूरब की ओर। स्टूडेंट्स, हमारे झारखंड राज्य से पूरब की ओर क्या है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से और पूरब की ओर क्या है स्टूडेंट्स? बांग्लादेश है। ठीक है। और झारखंड राज्य के उत्तर में क्या है स्टूडेंट्स? ये बिहार राज्य है ना। और उधर तो आप जानते ही हैं कि जैसे आसाम है, त्रिपुरा है, और भी राज्य हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में पाल वंश के राजाओं का शासन था। किसका शासन था? पाल वंश के राजाओं का। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ना कि पाल वंश के का शासन जो है कहां से कहां तक था। देखिए, मैं पॉइंटर से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। अब ध्यान से देखिए, इसमें झारखंड का के पूरब में पश्चिम बंगाल, समूचा बांग्लादेश, है ना, और बिहार के कुछ क्षेत्र, असम, त्रिपुरा, ये समूचा क्षेत्र जो है पाल वंश के राजाओं के अधीन था। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि पाल वंश की जो स्थापना है वो गोपाल नाम के राजा के द्वारा की गई थी। क्या नाम था स्टूडेंट्स? गोपाल। ठीक है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको यह भी बता दूं कि पाल वंश के राजाओं के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है आज के बिहार राज्य के भागलपुर क्षेत्र में है। ठीक है। पाल वंश के जो राजा थे वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, है ना। और हर्षवर्धन के काल के पश्चात जो है ये काफी प्रभावशाली राजा माने गए हैं। ठीक है। तो आपको मैंने राष्ट्रकूट के बारे में भी बता दिया और पाल वंश के बारे में भी बता दिया। जब आपको राष्ट्रकूट के संदर्भ में पूछा जाएगा कि उसके संस्थापक कौन थे, तो आप बोलिएगा दंती दुर्ग। और यदि पाल वंश के बारे में कहा जाएगा तो आप कहिएगा गोपाल। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा गुर्जर प्रतिहार के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए वर्तमान जो भारत है इसके राजस्थान वाले क्षेत्र में चलिए, थोड़ा सा गुजरात वाले क्षेत्र में चलिए, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में चलिए। यहां पे हमने स्टूडेंट्स लाल अक्षर में जो स्टार बनाए हुए हैं, लाल कलर में जो स्टार बनाए हुए हैं, ये सारे क्षेत्र जो हैं एक राजवंश के द्वारा शासित था जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार। ठीक है। देखिए, पॉइंटर से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं गुर्जर प्रतिहार का क्षेत्र कहां से कहां तक था। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार का जो क्षेत्र है ये समूचा है ना, ये समूचा क्षेत्र जो है ये गुर्जर प्रतिहार के अंतर्गत था। तो स्टूडेंट्स, अब यहां थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार, तो यहां स्टूडेंट्स एक अनार और 3 बीमार थे, है ना। और अनार क्या था? अनार था कन्नौज, है ना। देखिए, ध्यान से देखिए, ये है कन्नौज, है ना। ये कन्नौज है जो लाल गोले के रूप में हमने दिखाया हुआ है, कन्नौज है। और इसी कन्नौज को प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स ये 3 राजवंश, एक राष्ट्रकूट, दूसरे गुर्जर प्रतिहार और तीसरे पाल वंश के राजा,
है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे और इतिहास विषय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी स्टूडेंट्स। ये 200 साल का इतिहास है। ये राजा, जो 3 राजा मैं बता रहा हूं, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीनों लगभग 200 वर्षों तक आपस में उलझे रहे। यदि मैं विस्तार से बताऊंगा स्टूडेंट्स तो काफी लंबा समय लगेगा। अभी वर्तमान में जो 7वीं कक्षा का जो आपका स्तर है, इसके अनुकूल इतनी जानकारी ही काफी है कि आप ये जान लें कि गुर्जर प्रतिहार का शासन किन क्षेत्रों में था। आपसे पूछा जाएगा कि गुर्जर प्रतिहार का शासन कहां पे था, तो कहिएगा राजस्थान क्षेत्र में, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में और थोड़ा गुजरात वाले क्षेत्र में। यदि आपसे पूछा जाएगा कि पाल वंश का कहां पे था विस्तार, तो आप कहिएगा आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का असम, आज का त्रिपुरा और बिहार के कुछ क्षेत्र और झारखंड का भी कुछ क्षेत्र। और यदि आपको राष्ट्रकूट के बारे में पूछा जाएगा तो आप बताइएगा छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र लगभग समूचा और कर्नाटक का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रकूटों के अंदर में था। स्टूडेंट्स, एक बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में जो एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं, इन गुफाओं को बनाने का काम राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने ही किया था। यदि आप YouTube पे या किसी भी प्रकार से आप वहां का चित्रण देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप YouTube पे एलोरा या अजंता टाइप करेंगे तो आपको वह स्थान देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा है जहां पे कि कैलाश नाथ मंदिर है। ठीक है, कैलाश नाथ मंदिर जो है वह आज के औरंगाबाद जिला, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, वहां पे स्थित है। और स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि उसे आप दुनिया का 8वां आश्चर्य भी कह सकते हैं, क्योंकि वह मंदिर जो है एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। और जैसे स्टूडेंट्स हम लोग अपना घर मकान बनाते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर बनाते हैं। पहले हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं, तब धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन कैलाशनाथ मंदिर जो है वो ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है, तो उसको जानना आपके लिए जरूरी है। आप उसको YouTube में देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कन्नौज शहर 3 राजवंशों की शक्ति संघर्ष का केंद्र बिंदु क्यों बना। आपसे यदि सवाल पूछा जाएगा कि कन्नौज शहर 3 राजवंशों की शक्ति संघर्ष का केंद्र बिंदु क्यों बना, तो इसका जवाब आप दीजिएगा कि 8वीं सदी में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। 8वीं शताब्दी में कन्नौज का जो इंपॉर्टेंस था, वर्तमान में या मध्य युग में जो दिल्ली का था वही। ठीक है, एक समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो कलकत्ता का महत्व था, उससे कम महत्व कन्नौज का नहीं था। तो कन्नौज को जीतना, चूंकि हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी, पुष्यभूति वंश का अंत हो चुका था, तो ये 3 राजे जो हैं कन्नौज को जीतने का प्रयास लगातार करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पे भी लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, है ना। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। देखिए फिर से हमने यहां दर्ज कर दिया है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, है ना। तो कक्षा 7वीं के स्टूडेंट्स, पाठ 2 का ये वीडियो क्रमांक जो 2 है, इसमें मैंने कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, जो त्रिकोणीय संघर्ष है, उसको भली भांति बताने का प्रयास
मैंने किया। ठीक है स्टूडेंट्स, कक्षा 7वीं के स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर नंबर 2 का दूसरा वीडियो मैंने आपको प्रस्तुत कर दिया है, आप उसे देखिए। लेकिन स्टूडेंट्स, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा कहता हूं वो ये है कि आपको निश्चित रूप से अपना जो पाठ्य पुस्तक है उसको पढ़ना चाहिए। जब आप पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे और साथ में आप वीडियो को भी कोरिलेट करेंगे, दोनों को एक साथ, ठीक है, तब आप कहीं विषय को भली भांति समझ पाएंगे। तो प्रयास करना है, अपना पाठ्य पुस्तक भी देखिए और साथ में जो वीडियो हमने प्रस्तुत किया है उसको भी आपको देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद।